दोस्तों, बाहर से देखकर कभी पता नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही सटीक विज्ञान है और वाकई में कला है। हर एक क्रेन से लेकर हर एक पिन का अपना एक स्थान है, उसका अपना एक महत्व है। ठीक घड़ी के कांटों की तरह इनमें से किसी में भी थोड़ी भी जगह रह जाए तो वो पूरी बिल्डिंग के ढांचों को खतरा पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने 125 वर्षों के तजुर्बे की विरासत को लेके गोदरेज ने वीडियो की श्रृंखला बनाई है। अपने कस्टमर्स के विश्वास को अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी बनाते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने कस्टमर्स को देश की सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता है और इसकी शुरुआत होती है आपसे। इस वीडियो में दिखाई गई तकनीकों को अच्छे से सीखकर हम ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखा दोस्तों, एलुफॉर्म वर्क्स करने की प्रक्रिया काफी सटीक और वैज्ञानिक है, इसलिए ये काम पूरी सावधानी और सफाई के साथ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एलुफॉर्म वर्क्स सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसे होते हैं। तो देखा दोस्तों, एलुफॉर्म वर्क्स सही तरीके से न करने पर परिणाम बहुत खराब होता है। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये ज़रूरी नहीं कि गलती आपकी ही हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में एलुफॉर्म वर्क्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आजकल हर कस्टमर को अपना फ्लैट जल्द से जल्द चाहिए होता है। एलुफॉर्म वर्क्स की प्रक्रिया में दिखाए गए तकनीकों का इस्तेमाल करके ही हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी और मजबूती ला सकते हैं। एलुफॉर्म वर्क्स की प्रक्रिया में यह 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला, सेटिंग आउट। दूसरा, रीइंफोर्समेंट वर्क्स। तीसरा, एलुफॉर्म शटरिंग और अंतिम जांच करना। सेटिंग आउट। सर्वे इंस्ट्रूमेंट की मदद से सही जगह पर कील और लकड़ी के टुकड़े से सर्वेयर लेवल मार्क कर लें। जिस जगह दीवार बनानी है वहां लाइन डोरी की मदद से दूसरा पॉइंट भी मार्क कर लें। इस लाइन का संदर्भ लेते हुए उचित अंतर पर वुडन टेम्पलेट यानी ठेसी लगा लें। ऐसा न करने पर दीवार के सीधेपन में और अगल बगल की दीवार में असमानता आती है। रीइंफोर्समेंट वर्क्स। ये बहुत जरूरी है कि वर्टिकल यानी खड़े दीवार पर ड्राइंग के अनुसार पूर्व निर्धारित अंतर पर चौक से मार्किंग कर लें, जहां हॉरिजॉन्टल या आड़ी सलिया बिठाई जाएंगी। अब उचित अंतर पर कवर ब्लॉक या कंक्रीट कवर सही तरीके से बिठा लें। वरना कवर कम मिलने पर रीइंफोर्समेंट में करोजन का खतरा रहता है। छोर अंदर की तरफ मोड़ा गया हो।
वरना छोर दीवार से बाहर आने का खतरा रहता है। दिखाए गए तरीके से इस प्रक्रिया को सारे रेबार्स पर करके शटरिंग कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। एलुफॉर्म शटरिंग एल्यूमीनियम फॉर्मवर्क की सतह को अच्छे से साफ करें और उस पर शटरिंग ऑयल लगा लें। अगर शटरिंग ऑयल पूरी तरीके से न लगाया जाए तो कंक्रीट पैनल को चिपक सकता है। फिर कमरे के कोने में इंटरनल कॉर्नर यानी आईसी को प्लम में खड़ा किया जाता है और दोनों तरफ के वॉल पैनल को पिन और वेज की मदद से जोड़कर प्लम में खड़ा करें। एक के बाद एक वॉल पैनल को अंदर के कोने से बाहर की ओर पिन और वेज की मदद से जोड़ते हुए कायम किया जाता है। ड्राइंग के अनुसार पैनल पर चॉक से इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट की मार्किंग करें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट को स्क्रू से फिक्स करें। जीआई बॉक्स को इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट को सही तरीके से लगाएं। ध्यान रहे कि ये काम साइट पर मौजूद क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन द्वारा ही किया जाए। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो इलेक्ट्रिकल बॉक्स अपनी जगह से हिल जाने का खतरा रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स पर स्वीकृत दर्जे का पाइप लगाएं। ये बहुत जरूरी है कि कनेक्टिंग जंक्शन पर पाइप सॉल्वेंट सही तरीके से लगाया गया हो और पर्याप्त ऑफसेट प्रदान किया गया हो। इलेक्ट्रिकल काम के बाद उस दीवार के दूसरे तरफ का वॉल पैनल लगाना चाहिए। अगर इस कॉन्डुइट की जगह सही तरीके से न बनाई जाए तो कंक्रीटिंग के बाद कॉन्डुइट बाहर आने का खतरा रहता है। इसके बाद वॉल पैनल को बिठाएं। इसके बाद सोफिट लेंथ लगा लें। फिर दिखाए गए तरीके से प्रॉप हैंड लगा लें। अब बड़ी ही सावधानी से बीम सोफिट लेंथ भी लगा लें। इसके बाद आती है बीम सोफिट बल्क हेड लगाने की बारी। फिर बीम साइड पैनल लगा लें। और अंत में दिखाए गए तरीके से इंटरनल कॉर्नर लगा लें। उसके बाद इंटरनल सोफिट कॉर्नर को बिठाएं। अब दिखाए गए तरीके से डेक मिड बीम को बिठा लें। उसी तरह डेक प्रॉप को भी सावधानी से बिठा लें। बीम स्प्लाइस बार को बिठाएं। पैनल के सपोर्ट के लिए प्रॉप्स को फिक्स करें। स्लैब डेक फिक्स करें। प्रॉप लेंथ लगा लें। अब उसी तरह एक्सटर्नल यानी बाहरी वॉल पैनल भी अच्छी तरह लगा लें। ध्यान रहे कि वॉल पैनल के नीचे किकर अच्छे से लगनी चाहिए। इसमें कोई भी खामी या कमी होने पर वॉल पैनल्स आगे पीछे हो जाते हैं और पूरा संरेखण बिगड़ जाता है। MEP स्लीव या डमरू के लिए सबसे पहले दिखाए गए तरीके से अच्छी तरह ग्रीस लगा लें। इसके ऊपर फोम लपेट लें और टेप से एक पक्का आवरण बना लें।
MEP स्लीव यानी डमरू को सही खांचे में डालें ताकि पैनल अपनी जगह से न हिले। अगर इस काम में कोई कमी या खामी हो तो MEP प्लम्बिंग स्लीव्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। दोस्तों, एलुफॉर्म से बने कमरे की संरेखन और आयामों के लिए इन पुर्जों का खास महत्व है। डोर फ्रेम्स के कंक्रीट मूल्यन, अखंड रूप से बनाया गया कंक्रीट अपस्टैंड जिससे टॉयलेट के फ्लोर जॉइंट्स में लीकेज नहीं होता। डोर स्पेसर से दरवाजे की ओपनिंग की चौड़ाई सटीक नाप से बनी रहेगी। ध्यान रहे कि विंडो स्टेप सिल की ढलान, आकार, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सटीक है। खिड़की और दीवार के अंतर से लीकेज न हो इसलिए विंडो सिल होती है। एलुफॉर्म वर्क्स में दिए गए बीम ड्रॉप से लिंटल, उसके ऊपर का ब्लॉक वर्क्स और दोनों से जुड़ी खामियों को भी टाला जा सकता है। फॉर्म वर्क की जांच। लेवल मशीन की मदद से सारे स्लैब बॉटम पैनल का लेवल चेक कर लें। टेप की मदद से रूम के सारे आयाम या डायमेंशन चेक कर लें। फिर 2 लाइन डोरी कायम करके 3, 4, 5 वाले तरीके से उनका राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। रेफरेंस लाइन डोरी का संदर्भ लेते हुए सारे वॉल पैनल्स का अंतर दिखाए गए तरीके से सुनिश्चित कर लें। प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हुए वॉल पैनल का सीधापन सुनिश्चित करें और टेप का इस्तेमाल करते हुए वॉल पैनल और प्लम बॉब के बीच का अंतर सुनिश्चित कर लें। इससे वॉल पैनल के सीधेपन की पुष्टि हो जाएगी। दरवाजे की ओपनिंग की लंबाई, चौड़ाई और अन्य आयाम ड्राइंग में बताए गए पूर्व निर्धारित मापदंडों में है, ये सुनिश्चित कर लें। इसी प्रकार खिड़की की ओपनिंग की लंबाई, चौड़ाई और अन्य आयाम ड्राइंग के अनुसार ही होने चाहिए। अगर इसमें कोई भी खराबी या कमी हो तो दरवाजों और खिड़कियों की ओपनिंग का संरेखन बिगड़ सकता है और परिणाम बहुत खराब होते हैं। अब दिखाए गए तरीके से बॉटम रॉकर के अंदर में सीमेंट मसाले को भरकर अच्छी तरह से पैक कर लें, वरना कंक्रीट भरते वक्त स्लरी का लीकेज हो सकता है या हनीकॉम्ब जैसे दोष भी प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि वॉल टाई और पिन वेजेस अच्छे से पक्की तरह से लगे हैं। अगर किसी में भी ढीलापन हो तो उसे तुरंत टाइट कर लेना चाहिए, वरना कंक्रीट बल्जिंग या फूलने का खतरा रहता है। कंक्रीट डालने से पहले ये बहुत जरूरी है कि स्लैब रीइंफोर्समेंट का कार्य पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया हो। स्लैब रीइंफोर्समेंट को कम से कम 25 mm कवर कंक्रीट किया गया हो। उसी तरह संकिन स्लैब में भी शटरिंग बराबर की गई हो, जिससे सारे पाइप्स वगैरह कंक्रीट से पूरी तरह से ढक जाएं। किकर सही लेवल में फिक्स किया गया हो। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो कम कंक्रीट भरने की वजह से स्टील में जंग लग सकता है और कंक्रीट को नुकसान पहुंच सकता है। अब दिखाए गए तरीके से किकर पर ग्रीस लगा लें। इससे डीशटरिंग के वक्त पैनल्स आसानी से निकल जाएंगे और उनमें कोई डैमेज या नुकसान नहीं होगा। उसके बाद किकर नट और पीवीसी कोन को दिखाए गए तरीके से बिठा लें। ऐसा न करने पर, किकर नट जल्दी निकालने पर या पीवीसी कोन न लगाने पर इस तरह दरारें पड़ सकती हैं। कंडुइट पाइप को सीधे तरीके से काटना चाहिए। क्रॉस या तिरछा काटने पर 2 पॉइंट के बीच जगह बच जाती है, जिससे कंक्रीट अंदर घुस सकता है और चोकअप हो सकती है। स्लैब पर वॉकवे जाली का होना बहुत जरूरी है, वरना दबाव की वजह से दरारें पड़कर लीकेज का खतरा रहता है। यहाँ तक कि स्लैब कास्टिंग के वक्त पाइप्स में सीमेंट भरकर चोक हो सकता है। कंक्रीट का कार्य होने के बाद दिखाए गए तरीके से स्लैब को 7 दिन तक तराई या क्यूरिंग करनी चाहिए।
ऐसा न करने पर कंक्रीट में दरारें पड़ सकती हैं और इस प्रकार नुकसान हो सकता है। कंक्रीट का काम होने के बाद जल्द से जल्द सफाई कर लेनी चाहिए। इसके लिए दिखाए गए तरीके से वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हुए रीबार को साफ कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रिक हैमर का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए तरीके से ढांचा मार लेना चाहिए। अतिरिक्त मलबे को इस तरह साफ कर लेना चाहिए। फिर पानी से साफ कर लें और झाड़ू से दिखाए गए तरीके से अच्छी तरह साफ कर लें। टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए तरीके से स्लैब कोऑर्डिनेट सुनिश्चित करें। उसी तरह दिखाए गए तरीके से स्लैब लेवल सुनिश्चित कर लें। पहले कास्टिंग कटआउट को इस तरह निकाल लें। डीशटरिंग करने से पहले इन बातों की पुष्टि कर लें। कंक्रीट सूखने के बाद इस तरह पिन वेजेस निकाल लें। पैनल पुलर की मदद से वॉल पैनल्स को भी निकाल लें। वॉल पैनल्स को सावधानी से निकाल लें। वॉल पैनल निकलने के बाद तुरंत क्यूरिंग कंपाउंड लगाना चाहिए। वॉल टाई निकालने के लिए वॉल टाई पुलर का इस्तेमाल करें। टाई पट्टी की स्लीव को निकालने के लिए प्लकर इस्तेमाल करें। इसी प्रकार डमरू यानी MEP स्लीव निकाल लें। सभी वॉल टाई निकालने के बाद वॉल टाई होल में पानी मारें और उसमें कलर पिगमेंटेड नॉन श्रिंक ग्राउट भरें। कलर पिगमेंट से ये आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है कि सारे वॉल टाई और टाई रॉड के छेद पूरी तरह से भरकर ढक चुके हैं। उसके बाद ट्रॉवल से दिखाए गए तरीके से भर लें। ग्राउटिंग परखने के लिए शावर टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें बाहर से टाई रॉड की ग्राउटिंग किए गए जगह पर पानी मारा जाता है। ये देख लेना जरूरी है कि पानी का अंदर लीकेज न हो। बाहरी वॉल टाई और टाई रॉड के सारे छेद भरने के बाद ही एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म निकाला जाता है। अगर ग्राउटिंग में कोई भी खामी या कमी हो तो लीकेज होता है। अंत में की जाने वाली जांच। डीशटरिंग के बाद सारे रीइंफोर्समेंट का कंक्रीट कवर ड्राइंग के हिसाब से चेक करना अनिवार्य है। इसके लिए डिजिटल कवर मीटर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंक्रीट कवर से ही ढांचे की मजबूती और फायर सेफ्टी जैसे सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पुष्टि की जा सकती है। इसलिए कंक्रीट कवर में कमी होने पर गोदरेज के गाइडलाइंस के अनुसार उचित सुधार तुरंत कर लेना चाहिए। खिड़की की ओपनिंग में टेप की मदद से नीचे, बीच में और ऊपर मापकर लंबाई और चौड़ाई सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे कि प्राप्त हुए आयाम में फर्क 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्टील के काटकोने से सारे कोनों का राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। नीचे, बीच में और ऊपर नाप लेते वक्त फर्क 1 मीटर में 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हुए
सारे दीवारों का सीधापन सुनिश्चित कर लें। 1 मीटर में 2 mm से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दरवाजों की ओपनिंग की लंबाई नीचे, बीच में और ऊपर से अच्छी तरह नाप लें। नापते वक्त फर्क 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हुए सारे दीवारों का सीधापन सुनिश्चित कर लें। अब कटआउट कास्टिंग भर लें। पहले हैमर ड्रिल से ढांचे मार लें, फिर वायर ब्रश से साफ कर लें और रीबार्स को दिखाए गए तरीके से बाइंडिंग वायर से बांध लें। इसके बाद नीचे यानी दूसरी ओर से लकड़ी का तख्ता लगा लें। फिर ढांचे मारे हुए जगह पर ब्रश से इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट लगा दें और स्लैब के लिए इस्तेमाल हुए कंक्रीट ग्रेड से कटआउट का कास्टिंग कर लें। सीमेंट सूखने के बाद बॉन्डिंग टेस्ट 24 घंटों के लिए की जाती है। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो लीकेज का खतरा रहता है। दोस्तों, हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से ही हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं और उनकी दुआओं से हमारे घरों में मुस्कान और खुशहाली आती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। तो क्या आपने हर काम को अच्छी तरह करना, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? इसीलिए आपकी इस मेहनत को, हर बार बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के इस वादे को और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के इस जज्बे को गोदरेज का प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।